जाने वाला हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अरे पुरानी बातों को भूल जाइए ना। हम अपने बेटे बहू की भूल की सजा अपने पोते को क्यों देगी? अरे जी, मुन्ना कितना रो रहा है। क्या हो गया मुन्ने को? अब बताइए ना जी, ये ऐसे रोएगा तो मैं कैसे घर के काम काज संभालूंगी? मेरी मम्मी पूरे 3 महीने मेरे मुन्ने की सेवा करके गई है, तो क्या बाप की माँ का कोई फर्ज नहीं बनता है? आप बुलाइए ना अपनी माँ को, वो भी रहकर कुछ पुण्य कमा ले, अपने पोते की जरा सेवा कर ले। अरे मैं किस मुंह से कहूँ रश्मि मम्मी को आने? जब मम्मी यहाँ आकर रहना चाहती थी तब तुम ही मना करती थी कि तुम्हारी मम्मी यहाँ होना नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अब बताओ मैं कैसे बोलूँ कि अब हमें उनकी जरूरत है? अरे तो जरूरत नहीं थी तो नहीं थी, कहा ना, क्यों बेकार में यहाँ बुलवा कर उन्हें हमें अपना खर्चा बढ़वाना था। अब मेरी मम्मी चली गई है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी मम्मी को बुलवा लीजिए। और जब पापा सुनेंगे कि मैं अभी उन्हें बुला रहा हूँ तो पापा भी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ऐसा करो ना रश्मि, तुम अपनी माँ को ही बुला लो। अरे मेरी माँ को इतनी फालतू नहीं बैठी है। अरे पापा की भी तो देखभाल करनी पड़ती है ना, फिर माँ कब तक यहाँ रहेंगी? और फिर भाभी का भी बच्चा छोटा है। तो फिर मेरी माँ भी कहाँ खाली बैठी है रश्मि, वो भी तो पापा की देखभाल करती हैं। देखिए जी, आप मेरे माँ बाप की तुलना अपने माँ बाप से मत कीजिए। अरे रश्मि सोचो तो सही, माँ यहाँ आ जाएगी तो पापा की सेवा कौन करेगा, पापा की देखभाल कौन करेगा? रश्मि मैं घर में एक फुल टाइम मेड लगवा लेता हूँ। अरे तभी तो हमारे बारे में सोच लिया करो। आपको मालूम नहीं है क्या फुल टाइम मेड का खर्चा कितना होगा? इसलिए मेरी मानो, ये बेकार का खर्चा मत बढ़ाओ, अपनी माँ को बुलवा लो। और तुम्हारे पापा को इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जो 1-2 महीने तक खुद ही बनाकर नहीं खा सकते हैं। अच्छा एक काम करो, अपने पापा को भी बुलवा लो साथ में। हाँ ये ठीक रहेगा, जब मम्मी पापा दोनों यहाँ रहेंगे तो मम्मी को गाँव की चिंता नहीं होगी। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, अपने मम्मी पापा से कह देना कि वो गांव से आते वक्त कम से कम 6 महीने का अनाज लेकर आए। और हाँ, उनकी टिकट ना स्लीपर की ही कटवाना आप, ताकि सामान आसानी से ले आएंगे वो। ठीक है, मैं आज से ही मालिश वाली को बता देती हूँ कि वो कल से ना आए। जब आपकी माँ आ ही जाएंगी तो हमें मालिश वाली की क्या जरूरत होगी? आपकी माँ तो मालिश कर लेंगी ना बच्चे की। हाँ ये भी बात ठीक है, कम से कम मालिश वाली का पैसा तो बचेगा। अरे आपके मम्मी पापा के आने से ना हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। फुल टाइम मेड का खर्चा बच जाएगा, मालिश वाली का खर्चा बच जाएगा। लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा है रश्मि, तुम पिताजी का स्वभाव तो जानती हो ना, कितने गुस्से वाले हैं। अगर रश्मि पिताजी को गलती से भी भनक लग गई कि हम लोग उन्हें गलत मनसा से यहाँ बुलवा रहे हैं तो वो कभी नहीं आएंगे और ऊपर से 4 बात सुना देंगे मुझे। अरे बस 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 करो जी, बूढ़ी लाठी में ज्यादा दम नहीं होता, वो तो बस सहारा ढूंढते रहते हैं। उन्हें सहारा से ज्यादा और क्या चाहिए इस उम्र में? हम उन्हें सहारा दे देंगे और बदले में उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। ठीक है, मैं आज फोन लगाकर बात कर लूंगा मम्मी पापा से। अरे आप अभी लगाइए ना फोन। हाँ मुन्ना, क्या हो गया मुन्ने को? नानी की याद आ रही है? लगाइए ना जी फोन। ठीक है। हेलो माँ, कैसे हैं आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ बेटा, मेरा पोता कैसा है? बड़े दिनों बाद फोन किया है तुमने। अरे क्या बताऊँ माँ, बड़ी व्यस्तता चल रही है, ना ही मैं रोज ऑफिस जा रहा हूँ और ना ही मैं चैन से सो पा रहा हूँ। अरे क्यों बेटा? अरे सासू माँ चली गई है ना माँ, तो ये मुन्ने को संभालने में बड़ी दिक्कत होती है और उसके बाद घर के काम काज, खाना पीना, ये सबसे रश्मि बहुत परेशान रहती है और ये मुन्ना भी बहुत रोते रहता है। शायद रश्मि को अच्छे से संभालते नहीं आ रहा है मुन्ने को। और थोड़ा कुछ बोलिए ना जी, जिससे आपकी माँ भावुक हो जाए। हाँ बेटा, धीरे धीरे बहू को भी आ जाएगा मुन्ने को संभालते। क्या बताऊँ माँ, मैं तो अकेले इतना परेशान हो जाता हूँ। अरे अकेले इस शहर में कैसे उसे संभालूं, कैसे घर चलाऊं, बहुत टेंशन है माँ मुझे। हाँ बेटा। माँ क्या आप यहाँ नहीं आ सकती हैं? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं आऊंगी मैं? ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अरे माँ बाप बच्चों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा बेटा? तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी माँ। कब आएंगी माँ आप बताइए ना, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। लेकिन एक समस्या है बेटा, मैं कैसे अकेले आ पाऊंगी? यहाँ तुम्हारे बाबूजी की भी तो देखभाल मुझे ही करनी होती है ना। अगर मैं वहाँ आ गई तो उन्हें खाना बनाकर कौन देगा बेटा? अरे माँ मैं आपको अकेले आने कहाँ बोल रहा हूँ, साथ में बाबूजी भी आ जाएंगे। ये तो खुशी की बात है बेटा, तेरे बाबूजी और मैं आ जाएंगे। मम्मी अनाज तो बहुत सारा होगा ना घर में? हाँ बेटा, दाल, चना, मक्का, चावल, तेल, नमक, हर चीज है बेटा यहाँ। हाँ मम्मी, मैं कह रहा था कि आप थोड़ा बहुत राशन लेकर आते, क्योंकि मैं कई दिनों से रेगुलर ऑफिस नहीं जा रहा हूँ ना, तो मुझे भी सैलरी कट के ही मिलती है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम खाली यहाँ थोड़ी ना आएंगे अपने पोते को देखने, हम सब ले आएंगे। तो बताइए माँ कब की टिकट कटवाऊँ? मैं तुझे शाम को फोन करके बताऊंगी बेटा, अभी तेरे बाबूजी से मैं बात कर लूँ पहले। ठीक है माँ। रश्मि मम्मी मान गई है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जी, बूढ़ी लाठी में ज्यादा दम नहीं होता। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि काश मुझे मेरा बेटा बुला ले तो मैं अपने बहू बेटे और पोते के साथ समय बिताऊं। बस रौनक के पिताजी आ जाए, मैं उनसे बात कर लूंगी। क्या हो गया कौशल्या, किस बारे में बात करोगी तुम मुझसे? अरे शहर से हमारे बेटे रौनक का फोन आया था जी, वो हमें शहर बुला रहा है। क्यों, अब क्यों बुला रहा है वो? और तुम इतनी जल्दी भूल गई? अरे डिलीवरी के समय जब तुम जाना चाहती थी तब तुम्हारे बेटे ने क्या कहा था कि बहू मना कर रही है कि तुम्हारी माँ को बाल बच्चों को रखने का ढंग नहीं आता। ऐसा कहकर बहू ने अपनी माँ को बुलवा लिया था। अब क्या हो गया बहू बेटे को जो अचानक से वो हमें बुला रहे हैं? अरे बहुत नालायक लोग हैं वो, उनके मन में जरूर कुछ न कुछ शैतानी खिचड़ी पक रही होगी, तभी वो हमें बुला रहे हैं। मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अरे पुरानी बातों को भूल जाइए ना, हम अपने बेटे बहू की भूल की सजा अपने पोते को क्यों देगी? अरे मैं एक माँ हूँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने बेटी के पास जाऊँ, अपने पोते को अपनी गोद में रखकर खिलाऊं। ठीक है, ये रोने धोने का नाटक बंद करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए जा रहा हूँ कौशल्या, वरना उन नालायकों के पास जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा जी, तो मैं रौनक से कह दूं कि वो कल की टिकट करवा ले? ठीक है कह दो। तो सुनिए जी, रौनक ने कम से कम 6 महीने का राशन पानी लाने कहा है। 2-4 बोरियां तैयार करवा लो, उसमें दाल, चावल, चना, मक्का, सारी चीज रखवा लो जी। और साथ में वो जो तेल के नए 2-3 टीन रखे हैं ना घर में, वो भी रखवा लो। क्या
ये सब लाने कहा है रौनक ने? मैंने कहा था ना कौशल्या, कुछ ना कुछ तो शैतानी खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में। अरे जब हम वहाँ रहने जाएंगे तो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करके जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम अपने घर में ही क्यों ना रह लें। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए ना। मेरा मन बहुत करता है कि मैं अपने पोते को अपने गोद में लेकर खिलाऊं। मेरी खुशी के लिए कीजिए जी। वैसे भी हमारे पास इतना सब कुछ तो है और हमारा इकलौता बेटा ही तो है। हे भगवान, ना जाने ये औरतें पुत्र मोह में इतनी कमजोर कैसे हो जाती है, फिर बाद में इन्हें ही रोना पड़ता है। अरे बेटे को छोड़ो जी, कम से कम अपने पोते के लिए तो सोचिए। ठीक है, चलेंगे हम। ठीक है जी, मैं आज गंगा को बुलवा ले रही हूँ। वो सारा अनाज साफ कर देगी और गेहूं भी पिसा लेगी, चने की दाल पिसा लेगी। ठीक है कौशल्या। मैं रौनक को फोन करके बता देती हूँ कि वो कल की ही टिकट करवा ले। हेलो रौनक बेटा। हाँ माँ, क्या कहा बाबूजी ने? हाँ बेटा, तेरे बाबूजी मान गए हैं, तू कल की ही टिकट करवा लेना। वैसे बेटा, हम इतना सारा सामान लेकर आएंगे तो हमें आने में काफी परेशानी हो जाएगी। क्या तुम नहीं आ सकते हमें लेने? क्या बताऊँ माँ, आ तो जाता मैं आपको लेने, लेकिन यहाँ भी तो मुन्ने को और घर को भी संभालना पड़ता है मुझे, और मैं आऊँगा बेकार में खर्चा हो जाएगा। कम से कम आप दोनों आ जाएंगे तो मैं आपको ले आऊँगा स्टेशन से, और आप चिंता मत कीजिए, मैं स्लीपर की टिकट बनवा रहा हूँ, उसमें आपका सारा सामान सुरक्षित रहेगा। ठीक है बेटा, लेकिन देखो तुम सही समय में स्टेशन हमें लेने आ जाना बेटा, क्योंकि इतने सारे सामान के साथ हम पहली बार सफर कर रहे हैं। हाँ ठीक है माँ, मैं नहीं भी आऊँगा तो मैं टैक्सी भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा। अरे कुछ रुपए पैसे के लिए भी तो बोलिए, अभी तो अनाज बिकवाया होगा ना उन्होंने। और माँ, कुछ नगद रुपए भी हो तो आप ले आइएगा, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, डिलीवरी में भी तो काफी खर्चा हो गया है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सब ले आएंगे। रौनक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन वो अपनी नौकरी के चलते शहर में ही रहता था, और रौनक की पत्नी रश्मि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रौनक के माता पिता उनके साथ रहें। रौनक के माता पिता 2 दिन बाद गाँव से बहुत सारा सामान लेकर शहर रौनक के घर पहुँचते हैं। देखिए ना जी, बिल्कुल हमारी रौनक पर गया है मुन्ना तो। हाँ कौशल्या, बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी रौनक की तरह नालायक ना निकले रौनक का बेटा। अरे जरा धीरे बोलिए जी, कहीं बेटी बहू ने सुन लिया तो बेकार में घर में तनाव का माहौल बन जाएगा। माँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मेरा लंच बना दो। क्यों बेटा, कल तक तो तुम्हारे घर खाना बनाने वाली आती थी ना, आज क्यों नहीं आई है? अरे पापा जी, मैंने ही उसे आने से मना कर दिया है, बहुत ही बेस्वाद खाना बना रही थी। क्यों बेटा, 3 महीने तक फिर तुमने क्यों बेसवाद खाना खाया? उसे पहले ही निकाल देना था ना, अब निकालने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं वैसे भी घर में खाली पीली तो बैठे रहती हूँ, मैं बना दिया करूंगी खाना, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। बाबूजी, रश्मि ने मेरे कहने पर ही वो खाना बनाने वाली को मना किया है। अरे मुझे अपनी माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना है। हाँ बेटा, खूब समझता हूँ मैं तुम्हारी माँ के हाथ में कितना स्वाद है। तुम्हारी माँ तो अनपढ़ गंवार है बेटा, उसे स्वाद और स्वार्थ में अंतर समझ नहीं आता। अरे चलो बेटा, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कौशल्या, ये इन लोगों का ना स्वार्थ है, जो ये हम लोगों को गाँव से शहर बुला रहे हैं। अब इन लोगों को फ्री में खाना बनाने वाली मिल गई ना, तो क्यों ये पैसा देकर बेकार में खाना बनवाएंगे? लेकिन तुम हो कि तुम समझती नहीं हो, बेटे और पोते की मोह में अंधी हो गई हो। अरे बस कीजिए जी, मैं एक माँ हूँ, और एक माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि वो अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही है। सच में एक माँ ना अंधी ही होती है, जो अपने बच्चों की मोह में अंधी ममता लुटाती है। खूब समझता हूँ मैं इन नालायकों को। जिस दिन इन लोगों का काम निकल जाएगा ना हमसे, उसी दिन ये हमें मुंह उठाकर कह देंगे कि हम वापस अपने गाँव चले जाएं। कौशल्या दिन भर घर के काम काजों में लगी रहती है, और बहू रश्मि वो तो जैसे घर के किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। रामनाथ जी ये सब चुपचाप देख रहे थे और सारी चीजों को भली भांति समझ रहे थे, लेकिन कौशल्या जी अपने पोते और बेटी की मोह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें अपने बेटे और बहू के अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा था। देखा ना रश्मि, मैंने कहा था ना, बाबूजी बहुत गुस्से वाले हैं। अरे गुस्से वाले हैं तो क्या हुआ जी, चुपचाप उनका गुस्सा सह लीजिए। अरे उन लोगों के पीछे हमारे कितने रुपए बच रहे हैं, अब तो खाना बनाने वाली का भी पैसा बचेगा। वो सब तो ठीक है रश्मि, लेकिन हर चीज तुम बहुत ही चालाकी से करना। अगर बाबूजी को हमारी मनसा का भनक लग गया तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, मुझे बखूबी अपना काम निकलवाना आता है। और मेरे दिमाग में तो एक और बात आई है, आपके माँ बाबूजी तो यहाँ आ गए हैं और आपके तो किराए के 3-3 चाल चलते हैं, तो किराए वाले भी तो बाबूजी को पैसे देते होंगे ना। अरे उन रुपए पैसों का बाबूजी क्या करेंगे, इसलिए तुम किसी भी तरह अपने बाबूजी से बात कीजिए और वो जो किराए के रुपए आ रहे हैं वो अपने खाते में बुलवा लीजिए। अरे रश्मि, बाबूजी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। क्या जी, आप बेटे हैं उनके और इकलौते बेटे हैं, क्या आपको अपने बाबूजी को मनाना भी नहीं आता है? देखिए मैं जैसा जैसा कहती हूँ बस आपको वैसा ही करना है। ठीक है रश्मि, लेकिन अभी कुछ समय और बीत जाने दो। अच्छा ठीक है जी। हाँ मम्मी, क्या बताऊँ मैं, मेरी डिलीवरी के बाद इतना खर्चा हो गया है मम्मी कि इनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं बची है। ये बहुत परेशान रहते हैं मम्मी, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, और घर का खर्चा तो ऐसा है कि कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहा है। क्या मेरा बेटा इतना परेशान है? मम्मी कुछ रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी तो दे दीजिए ना हमें, फिर हमारे पास जब हो जाएगा तब हम आप लोगों को लौटा देंगे। मम्मी ये बहुत परेशान है मम्मी, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। क्या मेरा बेटा इतना परेशान है और उसने मुझे बताया भी नहीं? अरे बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बेटा हम तुम्हारे अपने हैं, जब तुम लोग इतनी परेशानी में हो तो हम लोगों से कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं मम्मी जी, लेकिन ये इनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने आज अपनी मम्मी से बात की है। अरे हम कोई दूसरे नहीं है बेटा, रौनक हमारा सगा बेटा है, क्या उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी और फर्ज नहीं है? हम अपने बेटे को ऐसे परेशान होते कैसे देख सकते हैं बेटा? लेकिन मम्मी जी बाबूजी के व्यवहार को देखकर मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों से कभी नहीं बताया ये सब। ठीक है बेटा, मैं तेरे बाबूजी से बात करूंगी। अरे क्या हो गया कौशल्या, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या बताऊं जी, क्या आपको रौनक के चेहरे पर उदासी नहीं दिखती है? सच कहूँ कौशल्या,
मुझे तो ना रौनक के चेहरे को देखने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए मैंने कभी उसकी उदासी पढ़ने की कोशिश नहीं की है। तुम अपने साथ हुए इतने बुरे बर्ताव को कैसे भूल सकती हो कौशल्या? बेटे की उदासी के बारे में बात कर रही हो? क्या बेटे ने कभी एक माँ बाप की तकलीफ नहीं देखी कि बेचारे बूढ़े माँ बाप कैसे गाँव में अपना जीवन यापन करते होंगे? क्या करूं जी, मैं एक माँ हूँ। आपने तो सुना ही होगा कि पूत का पूत हो सकता है, किंतु एक माता को माता कभी नहीं हो सकती। वो तो देख ही रहा हूँ कौशल्या मैं। बहू अपने बिस्तर में बैठे बैठे तुम्हें अपने फरमाइश से गिनाती रहती है और तुम उसके इशारों पर नाचती हो। बाबूजी। हाँ कहो। बाबूजी, मुन्नी के आ जाने के बाद खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ऊपर से आप लोग भी यही हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है बाबूजी कि आप किराएदार को कह दें कि वो महीने का किराया मेरे अकाउंट में ही डाल दे? वाह बेटा, तुम तो कहा करते थे ना कि शहर में तुम्हें बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है, तुम बहुत रुपए कमाते हो, तुम्हें रुपए पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे आने से तुम्हारा ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ गया, जबकि हम गांव से चावल आटा मसाला तेल जरूरत की सारी चीजें लेकर आए हैं, और रोज की सब्जियां और फल मैं ही तो मार्केट से जाकर लाता हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा बोझ बढ़ गया है हमारे खर्चों का? बाबूजी, आप पूछ रहे हैं कि खर्चा कैसे बढ़ गया? आप ही बताइए, दिन रात जो पंखा चलता है, टीवी चलता है, क्या इससे बिजली का बिल नहीं आता है? और खाना भी कोई हवा में नहीं बन जाता है बाबूजी, खाना बनाने के लिए भी गैस की जरूरत होती है। और एक बात बताइए बाबूजी, आप लोगों के पास तो इतने रुपए पैसे हैं, और ये तो आपके इकलौते बेटे हैं, आप अपने रुपए पैसे इन पर खर्च नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे बाबूजी? वाह बहू, फिर एक बात बताओ, अभी जो 3-4 महीनों के लिए तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहने आए थे, तब तुमने उनसे भी किराया लिया था क्या? बाबूजी, ये क्या है? आप क्यों तुलना करने वाली बात करते हैं? अरे बस कीजिए ना जी, जाने दीजिए, हाँ कह दीजिए, दे दीजिए ना किराए के रुपए। बेचारा रोने के चेहरे को देखिए जी, कितना परेशान है वो। यही नालायक है तो बहू से क्या कहूँ मैं? शांत रहो रश्मि, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप ही बात कीजिए, मुझे तो बिल्कुल भी ये बेकार की बातें सहन नहीं होती है। रश्मि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अरे हमारा काम तो हो जाने दो, जब तक प्लीज अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखो। मुझसे नहीं होता है जी कंट्रोल, मुझे बेकार में किसी की चार बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो रश्मि, अभी मम्मी पापा से हमें बहुत सारे काम निकलवाना है, और दूसरी बात रश्मि, अभी भी इस मकान का लोन चुकाया नहीं है हमने। रश्मि, इस घर की जो लोन की किस्त है वो पापा के ही खाते से कटता है। अरे तो मैं कब तक झेलूं जी? और दूसरी बात, वो आपके माता पिता है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आप चाहे कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन वो किसके पास जाएंगे? आपके सिवा उनका है ही कौन? और यदि आपने उन्हें सर पर चढ़ा कर रखा ना, तो ऐसे वो सर पर बैठकर ही नाचेंगे। अच्छा ठीक है, तुम शांति बनाकर रखो। अगर पिताजी ने किराएदारों से कहकर आपके खाते में किराए के रुपए ट्रांसफर नहीं करवाए ना, तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। अरे जब गांव में आप लोगों का इतना बड़ा मकान है जो किराए से चलता है, माँ बाबूजी के बाद वो सब तो आपका ही होना है ना। और यदि आपकी जरूरत में वो रुपए काम नहीं आए तो किस काम की संपत्ति है तुम्हारी? बेटा रौनक, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बाबूजी से बात की है, वो किराएदारों से कहकर तुम्हारे ही खाते में रुपए ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है माँ। तुम्हारी माँ को तो और भी तमीज नहीं है, जब बेटे बहू बात कर रहे हैं तो बिना नॉक किए कैसे हमारे कमरे में आ गई? गवार की गवार ही रहेंगी तुम्हारी माँ। अरे बस करो रश्मि, दरवाजा खुला है, बाहर तक आवाज जा रही है, अब हम लोगों के बीच में लड़ाई ना हो इसलिए माँ अंदर आ गई थी। तुम भी ना हर बातों को बस खींच तान करते रहती हो। ठीक है, देखती हूँ मैं कितनी डैड रस्सी दिखाते हैं तुम्हारे माता पिता तुम पर। सुनिए जी, गुस्सा छोड़ दीजिए ना। कभी कभी सोचता हूँ कौशल्या, भगवान ने तुम्हें ना जाने कौन सी मिट्टी से बनाया है। ना जाने अभी कौन बाथरूम से ना कर गया है, मेरा शैम्पू और साबुन दोनों यूज कर लिया है। अरे तरीका नहीं आता तो क्या जरूरत इतने महंगे शैम्पू और साबुन को हाथ लगाने की? सुन लिया ना कौशल्या, और कितना अपमान सहोगी? अरे तुम्हें नहा कर आई हो ना, अब बताओ तुमने बाथरूम में शैम्पू उपयोग कर लिया, उसके लिए बहू तुम्हें कितना अपमानित कर रही है। जाने दीजिए जी, बच्चे हैं। मम्मी जी, आपने बाथरूम में मेरा साबुन और शैम्पू यूज किया है ना? अरे यूज करने का भी तरीका होता है मम्मी जी, आपने मेरे शैम्पू की बोतल को आधी कर दी। यूज करने से पहले एक बार भी आपने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मम्मी जी। अरे इस उम्र में साबुन और शैम्पू करके किसको सम्मोहित करना चाहती हैं आप? अरे जीवन भर तो आपने अपने बालों को मिट्टी से ही धोया होगा, लेकिन यहाँ शहर आते देरी नहीं और आपको भी शहर की हवा लग गई, इसलिए तो मैं आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहती थी। माफ करना बहू, मेरी ही गलती है, मैंने बिना पूछे तुम्हारा साबुन और शैम्पू उपयोग कर लिया। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। कौशल्या, और कितनी बेइज्जती सहन करोगी? क्या तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है कौशल्या? अरे तुम्हें ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? बहू तो बहू, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता। अरे हमारे बहू बेटे का काम निकल गया है अब हमसे, इसलिए उन्हें हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि उनका बच्चा भी काफी बड़ा हो गया है ना। इसलिए तो मैं हमेशा से कहता था कि मुझे नहीं जाकर रहना है अपने बेटे बहू के साथ। अरे इस बहू से हमने अपने बेटे का रिश्ता जोड़ा, लेकिन इस बहू ने हमारे बेटे से हमारे जीवन भर का रिश्ता खत्म कर दिया है। और इसमें सारा दोस्त तुम्हारी बहू का ही नहीं है कौशल्या, तुम्हारा बेटा भी उतना ही जिम्मेदार है। इसलिए मेरी बात मानो कौशल्या और अपनी आंखें खोलो, इस घर में हमारी इज्जत नहीं है, हमें इज्जत की एक रोटी भी नहीं मिल रही है इस घर में। इसलिए मेरी बात मानो कौशल्या, चलो हम वापस अपने गाँव चलते हैं। बस 1 महीने और रुक जाते हैं जी, मुन्ना भी काफी छोटा है, क्या पता बहू उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएगी या नहीं। बस वो संभालने लायक हो जाए, कहीं बहू से कोई गलती ना हो जाए जी। मम्मी जी, पूरा 1 लीटर दूध आया था, लेकिन दूध तो जैसे आधा बचा है गंजी में, बाकी दूध कहाँ गया मम्मी जी? बेटा, मैंने 1 गिलास दूध तुम्हारे बाबूजी को दिया है हल्दी डालकर, उन्हें काफी सर्दी जुकाम हो गया है। ये लो, ऐसे तो खर्चे बढ़ा रहे हैं आप लोग, और फिर सवाल करते हैं इनसे कि हमारा ऐसा क्या खर्चा है, कौन सा खर्चा हमारे आने से बढ़ गया है। एक बात बता दूं मम्मी जी मैं आपको, ये दूध ना मुफ्त में नहीं आता, लेकिन बेटा अब तो रुपयों से भी मदद हो गई है ना तुम्हारी, क्योंकि गांव में जो हम लोगों का मकान किराए से चल रहा है उसका किराया तो रौनक के खाते में आया है ना। अरे आपके मकान का जितना किराया आता है ना, उतने में कुछ नहीं होता है माँ जी। इस उम्र में दूध पीकर क्या करेंगे, पूरे दिन तो रोटियां ही तोड़ते रहते हैं, दूध पीकर कोई पहलवानी तो नहीं करनी है ना पापा जी को। सुन लिया ना कौशल्या? और मम्मी जी, जरा जाकर जल्दी खाना बनाइए, मुझे भूख लगी है। आपको तो बस पापा जी की चिंता है, एक बार मेरे बारे में नहीं सोचते कि मेरा छोटा बच्चा है, मुझे जल्दी भूख
कौशल्या, तुम्हें अपने पति की इज्जत से ज्यादा बेटे बहू की चिंता है। अरे जिस बेटे को तुमने 25 साल तक संभाला, जब वो तुम्हारा अपना नहीं हुआ तो क्या इस छोटे से बच्चे से मोह लगाकर बैठी हो? अब तो अपनी आंखें खोलो कौशल्या, और मेरी बात सुन लो। यदि तुमने अपना सामान नहीं बांधा कल परसों तक तो मैं खुद अकेले ही गाँव निकल जाऊंगा, लेकिन मैं इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए जी। नहीं कौशल्या, बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। एक तरफ मेरे बेटे बहू का स्वार्थी चेहरा है, वहीं दूसरी ओर मेरे छोटे से पोते का निस्वार्थ चेहरा जो हमेशा मुझे देखकर खिलखिलाता रहता है। इस छोटे से बच्चे के मोह में सच में मैं इतनी अंधी हो गई हूँ कि मैं अपना मान सम्मान भी भूल गई हूँ। ये क्या मम्मी जी, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? आपको सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा जाकर खाना बनाइए। बहू, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज खाना तुम बना लो। समझ गई मम्मी जी, मैंने पापा जी को कह दिया ना, इसलिए आपको लग गई मेरी बात, इसलिए आप जानबूझकर बहाना बता रही हैं। अरे मैं कोई बहाना नहीं बता रही हूँ बेटा, सच में सुबह से ही मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भी खड़ी नहीं रह सकती, मेरे टाकों में बहुत दर्द होता है, इसलिए आप खाना बना दीजिए। और ये क्या, आप ऐसे सोफे में पैर ऊपर करके क्यों बैठी हैं? पूरा सोफा गंदा हो गया। ठीक है बेटा, मैं बना देती हूँ, थोड़ी देर से खाना। नौटंकी करना तो कोई इनसे सीखे। अरे सब समझ में आता है, मैंने पापा जी के दूध के लिए टोक दिया ना, इसलिए मम्मी जी को बहुत बुरा लग गया है। इस उम्र में दूध पिलाकर क्या करेंगी तो भगवान ही जाने। ये सच्ची तो कह रहे हैं, इस घर में इज्जत की 4 रोटी भी नसीब नहीं होती है। मुझे लगता है इनकी बात मानकर गाँव लौट जाना चाहिए। मैं गाँव जाने को तैयार हूँ जी। अरे हमें तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना था कौशल्या, इस तरह से तुम्हें बार बार अपमानित होते नहीं देख सकता कौशल्या। हाँ जी, जब मेरा बेटा ही मेरा दर्द नहीं समझता तो मैं उसके बेटे से क्या उम्मीद रखूं? हाँ कौशल्या, मैं तुम्हें ढोल बाजे के साथ घर लेकर आया था ना, और मैंने तुमसे वादा भी किया था कि मैं पूरे जीवन भर तुम्हें इज्जत की रोटी खिलाऊंगा। तो बस मेरा भरोसा करो और मेरी बात मानकर गाँव चलो, मैं अपने वादा को हमेशा निभाऊंगा। हाँ जी, हम कल सुबह ही गाँव लौट जाएंगे। इस तरह कौशल्या और रामनाथ जी बिना अपने बेटे बहू को कहे वो 4 बजे रात को ही अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। अरे सुबह के 10 बज गए, लेकिन लगता है आज इनकी माँ घोड़े बेच कर सोई है। यहाँ कोई चाय पानी देने वाला भी नहीं है और ये मजे से अभी तक आराम कर रही है। क्या हो गया रश्मि, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? देखिए ना जी, सुबह के 10 बजने लगे और आपके माँ बाबूजी घोड़े बेच कर सोए हैं। अरे तुम शांति बनाकर रखो, मैं अभी माँ को उठा कर आता हूँ। ये शहर क्या है, इन्हें तो मखमल के गद्दों की आदत लग गई, वरना गाँव में ना जाने दरी बिछाकर बिना पंखों के ही पड़े रहते होंगे। क्या हुआ जी, उठ गई आपकी माँ? रश्मि, माँ बाबूजी अपने कमरे में नहीं है, और देखो उनके कमरे से ये लेटर मिला है मुझे। क्या क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़िए तो। इसमें लिखा है रश्मि कि बहू, हमने अपने बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा था, तुमने जन्म के रिश्ते को अलग कर दिया, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब बेटा ही माँ बाप का दर्द नहीं समझता तो तुमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। और क्या लिखा है जी, आगे पढ़िए ना। और इसमें लिखा है रश्मि, इन 3 महीनों में तुमने जो हमें इज्जत दी है वो भूल से भी कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, वरना तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ईश्वर ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है, बस दुआ करूंगी रश्मि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे की तरह ना निकले। हे भगवान, ये सब कैसे हो सकता है? अरे आपके माँ बाप बिना बताए कैसे जा सकते हैं इतने बड़े शहर से गाँव? लेकिन ये सब हो चुका है रश्मि। अरे मेरी बात सुनिए जी, अभी महीना पूरा होने में 4 दिन बाकी है ना, आप जल्दी से किराएदारों को फोन कर दीजिए कि वो इस बार किराया 4 दिन पहले ही डाल दे, वरना माँ बाबूजी गाँव पहुँच गए और किराएदारों को पता चल गया कि आपके माँ बाबूजी आ गए हैं तो वो हमें किराया देने से इनकार कर देंगे। हाँ ठीक है रश्मि, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो, मैं रौनक बोल रहा हूँ, रामनाथ जी का बेटा। हाँ जी बोलिए। देखिए कि आप लोग किराया इस बार 4 दिन पहले नहीं डाल सकते हैं मेरे खाते में, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। देखिए मिस्टर रौनक, आप कोई हमारे मकान मालिक नहीं है जो हम आपके कहने पर आपके खाते में पैसे डाल दे। जब हमारे मकान मालिक कहेंगे तभी हम आपके खाते में पैसे डालेंगे। रखते हैं हम फोन। अरे क्या हुआ जी, क्या कहा किराएदारों ने? अरे किराएदार ने कहा कि मैं उनका मकान मालिक नहीं हूँ, वो मेरे कहने पर पैसे नहीं दे सकते हैं। अब क्या करे रश्मि, मुझे तो सबसे ज्यादा इस घर की जो लोन की किस्त है उसी का टेंशन है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था रश्मि कि जरा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, लेकिन तुम हो हमेशा आक्रोश में रहती थी। अब क्या करे बताओ, कौन देगा हमें इतने रुपए? अरे किराए के भी 20,000 रुपए आ जाते थे, जिससे हमारे पूरे महीने भर का राशन पानी चल जाता था। अब बताओ ना क्या करें? इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आखिर वो आपके माता पिता हैं, आपसे कब तक रूठे रह सकते हैं? आप गांव जाइए और 2-4 मोटे-मोटे आंसू बहाइए उनके सामने, देखिए फिर कैसे पिघल जाएंगे वो। और मैंने आपको तो पहले ही बताया था कि बूढ़ी लाठी में ज्यादा दम नहीं होता। अरे तुमने सुना नहीं क्या, बाबूजी ने साफ साफ लिखा है कि उनका हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहा। और ये शैतानी दिमाग लगाना बंद करो रश्मि, बस तैयारी कर लो गाँव जाने की। हमें बाबूजी और माँ के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगनी होगी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे गुस्से से? अब जो मैं कहता हूँ वो तुम करो, वरना अगर पापा ने लोन की किस्त पटाने से मना कर दिया तो ये घर भी हमें बेचना पड़ जाएगा। ठीक है, मैं अभी तैयारी करती हूँ गाँव जाने की। माँ देखो हम आए हैं। माँ। अरे बेटा तुम लोग। माँ आप बिना बताए क्यों आ गए? यदि मुझसे कोई गलती हो रही थी तो मुझे समझा देना था ना। कौशल्या, हमारे घर के रामू से कह दो कि इन लोगों का सामान वो दूसरे वाले मकान में डलवा दे जहाँ पर हमारे घर मेहमान आकर रुक कर जाते हैं, क्योंकि कल सुबह तक तो ये चले जाएंगे ना यहाँ से वापस। ऐसा मत बोलिए पापा, मैं आपका बेटा हूँ। कौशल्या, इन्हें बता दो कि हमारी कोई संतान नहीं है। ऐसे मुंह मत मोड़िए पापा हमसे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा पूरा जीवन बिखर जाएगा पापा। अरे हम तुम लोगों के बारे में क्यों सोचे? जब तुमने कभी हमारी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, तुमने कभी हमारी जिम्मेदारियां नहीं उठाई, तो फिर हम क्यों तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाए और क्यों तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचे? और मैंने तो साफ साफ लिख दिया था ना कि हमारा तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर तुम मुंह उठाकर किस लिए आए हो यहाँ? अरे रौनक, तुम अपने सास ससुर के पास जाओ ना, तुम्हें तो हमेशा तुम्हारे सास ससुर की चिंता रहती है ना। और ये चीज हम अच्छे से समझ गए हैं कि तुमने हमें 4 महीने के लिए क्यों शहर बुलाया था। कौशल्या, ये अनजान मेहमानों को बता दो कि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ अपना कीमती समय व्यर्थ गवाऊं।
बस इन लोगों से कह दो कि मेहमान की तरह एक रात हमारी कोठरी में बिता ले, और हाँ, इन्हें पेट भर खाना भी खिलाना कौशल्या, और साथ में एक गिलास दूध की जगह 2-2 गिलास दूध देना, क्योंकि हमारे घर मेहमानों से किराया नहीं लिया जाता, बल्कि मेहमानों का पूरा सम्मान किया जाता है। ये जरूर बता देना इन लोगों को। पापा ऐसा मत कीजिए पापा, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगा पापा। पापा जी ऐसा मत कीजिए पापा जी। अरे रश्मि, तुम्हारे मायके वाले तो लखपति है ना, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, जाओ अपने मायके। और कौशल्या, ये रौनक को बता देना कि मैंने इसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। मम्मी जी मेरे लिए ना सही, पर अपने इस पोते के लिए तो सोचिए मम्मी जी। बाबूजी तो एक मर्द है, वो कभी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो औरत है ना, आप तो अपने पोते के बारे में सोचिए मम्मी जी। अरे बहू, मैंने तो तुम्हें भरा पूरा एक पेड़ दिया था ताकि उसकी छाया में तुम फलो फूलो। तुम ये कैसे भूल गई कि टहनियां अपनी जड़ों से जुड़ी होती है, अगर जड़ों को काटोगी तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा बहू। अगर तुमने कोई भी चीज हमें माँ बाप समझ कर मांग लिया होता तो हमें बहुत अच्छा लगता बहू, लेकिन तुमने तो हमें एक किराएदार से ज्यादा और कुछ नहीं समझा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है बहू, क्योंकि मेरे पति के सम्मान के आगे अब मेरे बेटे का कोई मोल नहीं रहा, इसलिए बस तुम लोग चले जाओ। तुम जैसा बीज बोगी बहू, फल भी तो वैसा ही काटोगी ना। सही कहा मम्मी जी आपने, मैंने ही तो ये नफरत की बीज बोई थी जिसे आज मुझे ही काटना पड़ रहा है। इस बार रामनाथ जी और कौशल्या जी अपने बहू बेटे के अत्याचार से बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे, इसलिए कौशल्या जी और रामनाथ जी ने अपने सीने में पत्थर रखकर अपने बहू और बेटे से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए।